हेलो एवरीवन, इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुकी है और अभी भी कुछ नहीं आता है या पीछे क्या पढ़ा है कुछ भी याद नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा देखें और इससे ज़्यादा बेनिफिट लेने की कोशिश करें। इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया है, चाहे डिप्लोमा कर रहे हो या फिर बीटेक कर रहे हो, पास आउट होने वाले हैं या हो चुके हैं और पीछे के कोई भी सब्जेक्ट्स याद नहीं है या मैक्सिमम सब्जेक्ट्स अगर आपको याद नहीं है, तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स आप लोगों का मैसेज आ रहा था कि अब आगे क्या करना है ये समझ में नहीं आ रहा है, किस फील्ड में जाना है, किस फील्ड में जाने के लिए कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है या फिर सारे ही सब्जेक्ट क्या दोबारा पढ़ने पड़ेंगे। ये सारे आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। तो हम लोग आज एक एक करके आपके इस तरह के सारे प्रॉब्लम्स के हम आपको सोल्यूशन बताने वाले हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम, आप लोगों को पीछे का कुछ भी याद नहीं है, पास आउट हो चुके हैं, 4 साल का बीटेक या 3 साल का डिप्लोमा कर चुके हैं, तो अब क्या आपको वापस फिर से पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी? तो जवाब है नहीं, आपको पढ़ाई वापस शुरू नहीं करनी है फिर से। अब आपको क्या करना है तो आपको ये समझना होगा। सबसे पहला तो आप अपना एक गोल सेट करेंगे, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हो, आप लोग अपना पहले एक गोल सेट करेंगे कि आप पास आउट हो चुके हैं, अब आपको आगे क्या करना है। या तो आपको गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब आप बात करते हैं तो उसमें आपको 80% के आसपास सब्जेक्ट्स आपको पता होने चाहिए। मतलब अगर आप टोटल 20 सब्जेक्ट्स अगर आप पढ़ते हैं अपनी इंजीनियरिंग लाइफ में, तो 20 में से आपको मोर देन 15 सब्जेक्ट्स आपको पता होने चाहिए। एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो पता होना चाहिए, ताकि आप बीटेक पास आउट है तो आप गेट एग्जाम दे सकेंगे, या फिर अगर आप डिप्लोमा पास आउट है तो आप एसएससी, आरआरबी या फिर किसी स्टेट लेवल जेई का एग्जाम दे सकेंगे। तो इसके लिए आपको मोर देन 80% ऑफ द सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। अब इसके लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए आपको सबसे पहला जो अभी ये करना है कि आपको एग्ज़ाम डिसाइड करना है। एग्ज़ाम डिसाइड करके आपको उसका सिलेबस देखना है और सिलेबस में से ये देखना है कि इसमें से आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन कौन सा था, आप वो कर सकेंगे वापस या नहीं कर सकेंगे। फिर उसके बाद आपको अभी सबसे अच्छा चीज़ जो है वो है यूट्यूब पे आपको सारे लगभग ब्रांचेस के आपको लेक्चर जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल रहते हैं। बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे लेक्चरर्स हैं जो आपको नॉलेज जो है वो यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको एक एक करके सब्जेक्ट्स डिसाइड कर लेने हैं कि आप क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं, और आपको उनके किसी एक लेक्चरर का आपको सेट कर लेना है कि किस लेक्चरर का किस सब्जेक्ट को आप पढ़ने वाले हैं। इसका आप एक लिस्ट बना लीजिए पहले, और फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको लगता है कि आप ये मैक्सिमम सब्जेक्ट्स पढ़ पाएंगे, या आप 1 महीना पढ़ते हैं सारे सब्जेक्ट्स का थोड़ा थोड़ा और आपको लगता है कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो फिर आप इस लाइन में आगे बढ़ें। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो 2-3 महीने तक अगर आप ये कोशिश करते हैं तो इसमें से फ़ायदा एक क्या होगा कि आपको कोई एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट आपका अच्छा हो जाएगा, बट आप इन जनरल टोटल 15 सब्जेक्ट की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन छोड़ दें। ये फैक्ट है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं और आपको पीछे का कुछ भी याद नहीं है, आप यूट्यूब के लेक्चर्स भी देख रहे हैं मगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको 1 साल अपना वेस्ट करके या पैसा वेस्ट करके कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको अभी क्या करना होगा, आपको प्लान बी निकालना होगा। अब प्लान बी क्या होगा आपके लिए? पहला तो आपको क्लोज हो गया कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको मेजॉरिटी सब्जेक्ट जो है वो नहीं पता है। अब एज लिमिट का ध्यान रखते हुए ये बात हम आपको समझा रहे हैं कि अभी हम कंसिडर कर रहे हैं कि आपको अभी 5-7 साल आपका एज लिमिट है किसी भी एग्जाम्स के फाइनल जो लास्ट अटेम्प्ट होता है वहाँ तक के लिए। तो आपको अभी सबसे पहले क्या करना है कि अब आपको छोटे छोटे पहले गोल्स बनाने होंगे। गोल्स क्या होगा? जैसे कि या तो आप अगर आप साइट इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो आप कुछ साइट इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स को पहले पढ़िए, उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसका इंटरव्यू दीजिए और साइट पर जा करके आप वर्क कीजिए। या फिर अगर आप डिज़ाइन इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो उसके कुछ सब्जेक्ट्स हम लोग अभी बताने वाले हैं, उन सब्जेक्ट्स को पढ़िए, उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, डिज़ाइन इंजीनियरिंग में चले जाइए। अब ये दोनों चीज़ों में जब आप जाने की कोशिश करेंगे तो जो आप कुछ पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे, उसके बाद जब आप 1 साल जॉब कर लेते हैं या फिर जब आपके ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, उसके बाद फिर आपको जब लगता है कि जो आपके पास खाली टाइम है, चाहे जॉब के बाद जब आपके बीच में जो आपको टाइम मिलता है या फिर डेली जब आप जॉब से आते हैं उसके बाद अगर आप थोड़ा सा अगर आप अपने पढ़ाई पे डेली 1 घंटा का अगर आप टाइम देते हैं, तो उसमें जब आप लेक्चर्स देखेंगे यूट्यूब के, या जब आपका IQ लेवल, जब आप एज आपका थोड़ा बढ़ता है, जब आप अभी 22 ईयर्स के हैं फॉर एग्जांपल, आप अभी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो समझ पा रहे हैं, दूसरा सब्जेक्ट नहीं समझ पा रहे हैं, फिर आप जॉब में गए, अब आपका 24 ईयर्स ऑफ एज हो चुका है, आप 2 साल तक जॉब कर चुके हैं, फिर जब आप वापस आएंगे और उन सब्जेक्ट्स को आप वापस फिर से अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो वो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आने लगता है। अब ये चीज़ आपको डिसाइड करना पड़ता है कि ये सही टाइम कब है, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम्स का जो अपर लिमिट होता है वो 28 to 30 ईयर्स होता है। उसके बाद फिर आपको वो एग्ज़ाम्स में आप अपर एज लिमिट आपका क्रॉस हो जाता है, फिर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं।
तो आपको ये चीज़ एक तो समझ लेना होगा कि किस एज पे आपको ये रियलाइज़ हो जाना होगा कि अब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो वापस से आप वो सारे सब्जेक्ट्स आएंगे, वापस से आप वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। अब आपका स्टोरेज बड़ा हो गया है, अब आपका कैपेसिटी ज़्यादा हो गया है, अब आप ज़्यादा सब्जेक्ट समझ पा रहे हैं, तो अब आप उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल पे ले जाएंगे। आप अपने शॉर्ट नोट्स वगैरह तैयार करेंगे, आप अपने ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, फिर उससे आपको पता चल जाएगा कि आप कितने लेवल पे हैं। अब हम लोग जब साइट इंजीनियरिंग पे जाएंगे तो किन सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे, और जब हम लोग डिज़ाइन इंजीनियरिंग में जाएंगे तो किस सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। तो जब हम लोग साइट इंजीनियरिंग पे जाते हैं तो साइट इंजीनियरिंग में आपको जो मेजॉरिटी ऑफ द जॉब्स है अभी इंडिया में वो 2 सेक्टर्स में है, एक तो हाईवे कंस्ट्रक्शन में और एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। तो जब हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आते हैं तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हो जाते हैं वो है आपके कंक्रीट टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो खुद एक सब्जेक्ट है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, फिर आपको सर्वेइंग। ये आपके 4 जो हैं ये आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड सर्वेइंग। ये 4 में से आपको चारों पता होने चाहिए अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की साइड पे जाना चाहते हैं तो, क्योंकि वहाँ पे कंक्रीट यूज़ होगा तो आपको कंक्रीट के मटेरियल्स और उसके जितने भी कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो टेस्ट्स होते हैं, उन सारे के बारे में पता होना होगा। एटलीस्ट टेस्ट के बारे में तो पता होना ही होगा। फिर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो आप अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, बिल्डिंग्स में क्या क्या यूज़ होने वाला है, किस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, किस चीज़ में हम लोग क्या मटेरियल यूज़ करते हैं, उसमें क्या क्या उसके अलग अलग स्पेसिफिकेशंस होते हैं, इसके लिए आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ना होगा। फिर आपको सर्वेइंग बिल्डिंग में काम आता है, कई बार आपको लेवलिंग करना होता है, कई बार आपको टोटल स्टेशन यूज़ करना पड़ता है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं, फिर इसके लिए आपको सर्वेइंग पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको एस्टिमेशन कॉस्टिंग में आपको कई बार बीबीएस निकालना पड़ता है, या फिर आपको एरिया निकालना पड़ता है अपने बिल्डिंग का। आपको ऑटोकैड का ड्राइंग प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बताया जाएगा कि इसमें से आप टोटल बिल्डिंग में कितना कंक्रीट लगने वाला है उसका आप एरिया निकालिए। तो उसके लिए आपको बेसिक आइडिया पता होना होगा। अब इसी पे आपको थोड़ा सा पोर्शन हो जाता है कि जब आप जेई की जॉब में जाते हैं तो आपको ऑटोकैड का थोड़ा बेसिक नॉलेज का ज़रूरत होता है कि एक बिल्डिंग को आप देख करके आप उसमें से किस तरह से मेजरमेंट ले सकते हैं। ये सब चीज़ों का एक बेसिक आइडिया, बहुत हाई लेवल पे बिल्डिंग के एकदम कंस्ट्रक्शन जो हम लोग डिज़ाइन बनाते हैं ऑटोकैड में, उसका बहुत हायर वर्जन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बट एक नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपको आप एक एक्स्ट्रा में कह सकते हैं कि ये 4 सब्जेक्ट्स के अलावा ऑटोकैड का बेसिक नॉलेज, ये 5 चीज़ों की आपकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं ऊपर के आपके इंपॉर्टेंट, आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है। और इन सब्जेक्ट्स को आपको यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे लेक्चर अवेलेबल हैं, उसमें से आपको जिसका समझ में आता है आसानी से आप उनका लेक्चर देखिए, और उसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे करके आप एक नोट्स बना लीजिए जो आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन में काम आ जाएगा। जो हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, पूरा थ्योरी पोर्शन उसमें से हटा देना है। न्यूमेरिकल में से आपको सिर्फ वो फॉर्मूलाज जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कोई पूछ सकता है आपसे, वो फॉर्मूलाज आपको इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सारी चीज़ों को आपको नोट डाउन कर लेना है और इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना है। ये हुआ आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। अब अगर आप हाईवे कंस्ट्रक्शन पे जाना चाहते हैं तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि अगर आप कंक्रीट पेवमेंट बनाने जा रहे हैं तो फिर वहाँ पे आपको सेम जो आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़े थे वही आपको हाईवे कंस्ट्रक्शन में भी काम आएगा। अब इसके साथ साथ आपको पढ़ना है हाईवे इंजीनियरिंग। अब हाईवे इंजीनियरिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसमें आपका जो पेवमेंट का कंस्ट्रक्शन होता है, पेवमेंट का मटेरियल होता है, वो एक वास्ट सब्जेक्ट है अपने आप में। हाईवे इंजीनियरिंग के अंदर पेवमेंट डिज़ाइन और पेवमेंट का जो कंस्ट्रक्शन है वो अपने आप में एक सब्जेक्ट है, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। रिजिड पेमेंट है, फ्लेक्सिबल पेमेंट है। फ्लेक्सिबल पेमेंट में आपके अलग अलग मटेरियल्स हैं, अलग अलग लेयर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इसके साथ साथ इसमें भी आपको एस्टिमेशन का आपको ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको एरिया निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, कंक्रीट कितना एमक्यूब यूज़ हो रहा है, ये सारी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। अगर आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो कितना रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये बेसिक नॉलेज जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा लेवल पे एस्टिमेशन आता है, इसमें आपको छोटे लेवल पे, थोड़ा कम लेवल पे आपको एस्टिमेशन का रिक्वायरमेंट होगा। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी आपको पढ़ना है, हाईवे इंजीनियरिंग आपको पढ़ना है। जब आप हाईवे कंस्ट्रक्शन में जाएंगे फिर आपको एस्टिमेशन कॉस्टिंग पढ़ना है, और आपको इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है सर्वेइंग, क्योंकि अगर आप सर्वेइंग जो है जो हाईवे में वो आपको ज़्यादा यूज़ होता है। टोटल स्टेशन आपको फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, लेवलिंग आपको यूज़ होता है फ्रीक्वेंटली। तो ये दोनों सब्जेक्ट्स का तो एटलीस्ट, ये दोनों जो चैप्टर्स है ये तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए जब आप हाईवे कंस्ट्रक्शन में जा रहे हैं। तो ये आपको सब्जेक्ट्स हो गए जो आपको हाईवे में प्रैक्टिस करना है अगर आप हाईवे के जॉब में जा रहे हैं। अगर आप बिल्डिंग के जॉब में जाना चाहते हैं तो ये सब्जेक्ट्स आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो ये दोनों सब्जेक्ट्स को आप पार्ट बाय पार्ट अपने टारगेट के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अब जैसे अब आपको नहीं पता है कि आपको जॉब किस में मिलने वाला है, तो आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी तो आपको दोनों तरफ के फील्ड में आपको काम आ जाएगा, सर्वेइंग आपको दोनों तरफ के फील्ड में काम आ जाएगा। अब यहाँ आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ते थे, यहाँ आप हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा आपको नॉलेज क्या करना है कि आप दोनों को आपको थोड़ा सा नॉलेज रख लेना है।
अगर आप बिल्डिंग वाले का इंटरव्यू देंगे तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के कॉन्सेप्ट्स काम आ जाएंगे, अगर आप हाईवे कंस्ट्रक्शन में जाएंगे तो हाईवे कंस्ट्रक्शन के कॉन्सेप्ट्स काम आ जाएंगे। फ्रेशर इंजीनियर से बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि जो कंपनीज जॉब देती हैं उनको पता है कि फ्रेशर इंजीनियर है, इसको बेसिक नॉलेज जो बुक्स का है वो इसको है या नहीं, बस वो चेक करना है। कंपनीज में काम कैसे होता है, ये हर कंपनी का अपना अपना तरीका होता है। हर कंपनी जो बेसिक स्टैंडर्ड्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो तो एज इट इज़ रहेंगे, लेकिन उसको अप्रोच करने में हर कंपनी का अलग अलग तरीका होता है। वो आप जिस कंपनी में जाएंगे उस कंपनी के तरीके को आप सीख लेते हैं धीरे धीरे। तो इसलिए आपको इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप इंटरव्यू में जाएं तो सामने वाला जब सुनेगा कि आप फ्रेशर हैं तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा आपके बुक से। तो आपको बुक का नॉलेज अगर नहीं होगा तो फिर आपको वहाँ पे जॉब मिलने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, अब ये हो गया दो फील्ड आपको कंस्ट्रक्शन रिलेटेड। हम लोग अगर डिज़ाइन रिलेटेड की बात करें तो डिज़ाइन इंजीनियरिंग में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको आता है या तो बिल्डिंग का आप डिज़ाइन करेंगे, या फिर अगर आप जैसे डैम वगैरह डिज़ाइन होता है तो जो आप इरिगेशन इंजीनियरिंग में जो डिज़ाइन वाला पार्ट होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा जॉब्स जो है वो आपको मार्केट में नहीं है, क्योंकि ये जो फील्ड है ये गवर्नमेंट का फील्ड होता है। तो इसमें आप जब आप गवर्नमेंट इंजीनियर बनते हैं, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालते हैं तो फिर वहाँ आपको ये इरिगेशन इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट जो होगा वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अगर आप किसी प्राइवेट में जॉब करना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग, इरिगेशन इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी, फ्लूइड मैकेनिक्स, इस तरह की सब्जेक्ट्स को अभी आप छोड़ सकते हैं। दोबारा अभी इनको पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब आप वापस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लगेंगे तो फिर आप वापस आकर के इनको पढ़ लेंगे। तो जब हम डिज़ाइन में जाएंगे तो डिज़ाइन, अगर हम लोग आरसीसी स्ट्रक्चर में बात करें, अगर हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अगर फील्ड में अगर हम लोग डिज़ाइन की बात करें तो मतलब है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से पहले आपके किसी ऑफिस में उसके क्या क्या कैलकुलेशंस होंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर की जाएंगी, वो होता है आपको डिज़ाइन इंजीनियरिंग का फील्ड। तो इसमें आपको डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर पता होना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हैं तो आपको स्ट्रक्चर एनालिसिस के बारे में पता होना चाहिए। तो ये दोनों सब्जेक्ट्स कहें, ये मतलब स्ट्रक्चर रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको पढ़ना है डिज़ाइन इंजीनियरिंग में जाने के लिए, जिसमें आपको डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर आता है और आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस आता है। सिर्फ ये दो सब्जेक्ट्स अगर आप पढ़ लेंगे तो आप किसी भी कंक्रीट स्ट्रक्चर के डिज़ाइन वाले ऑफिस में आप जॉब कर सकते हैं। अगर किसी स्टील डिज़ाइन वाले ऑफिस में जॉब करना है तो फिर आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना है, वो है डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर एनालिसिस तो ऑब्वियस कॉमन है, क्योंकि जो बेंडिंग मोमेंट्स होंगे, जो शियर फोर्स होंगे, वो तो सारे आपको पता होने ही चाहिए। अब जब आप डिज़ाइन वाले फील्ड में जाते हैं तो जो आप पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं, फ्रेशर्स, उनसे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है वो यही होता है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम समझ में आता है या नहीं। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का प्रैक्टिस आपको करना है। वैल्यूज़ नहीं भी याद हो तो एटलीस्ट आपको वो डायग्राम का पैटर्न समझ में आना चाहिए कि ये पैटर्न किस तरह से बनता है। वो अगर आपको समझ में आ जाएगा तो भी आपको फ्रेशर इंजीनियर है तो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होता है कंपनीज़ को। तो ये टोटल बेसिकली मेरे हिसाब से ये तीन फील्ड है जिसमें आप अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं। हाईवे कंस्ट्रक्शन में जाना चाहते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जाना चाहते हैं, या बिल्डिंग डिज़ाइन में जाना चाहते हैं। इसके अलावा आपका एक प्लानिंग वाला फील्ड होता है, बट फ्रेशर इंजीनियर को प्लानिंग वाले फील्ड में जल्दी जॉब नहीं मिलता है, वो विथ एक्सपीरियंस आता है, क्योंकि उसमें जो आप कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट पढ़ते हैं सीपीएम सब्जेक्ट, और जो आप एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पढ़ते हैं, इन दोनों का कंबाइंड यूज़ होता है उसमें। बट ये एक्सपीरियंस के साथ होता है, क्योंकि उसमें आपको टाइम सेव करना होता है, मनी भी सेव करना होता है। तो ये दोनों चीज़ सेव करने के लिए आप एडवांस में प्लानिंग करने वाले हैं। तो जब आप किसी फील्ड में काम कर चुके हैं उसके बाद ही आप इस फील्ड के आप एक्सपर्ट हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जब आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे आप क्या क्या काम करने वाले हैं, उसका आपको पहले एक चार्ट बनाना पड़ेगा। तो आपको जब पता ही नहीं रहेगा कि इस फील्ड में स्टार्टिंग में क्या करते हैं और एंड कैसे करते हैं किसी प्रोजेक्ट का, तो फिर आप उसका चार्ट्स वगैरह और उसके जो डिटेल्स हैं, फिर आप टाइम सेविंग और जो कॉस्ट सेविंग है वो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये फील्ड के बारे में अभी डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो इन सब्जेक्ट्स को भी आप अभी छोड़ सकते हैं। सीपीएम सब्जेक्ट्स को आप, मैनेजमेंट सब्जेक्ट जो होता है उसको आप छोड़ सकते हैं। और इसमें जो आपका बिल्डिंग जो एस्टिमेशन कॉस्टिंग वाला पार्ट है वो तो आप वैसे भी कॉम्पिटिटिव साइट इंजीनियरिंग के लिए आप प्रैक्टिस कर ही लेते हैं, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ आपका आसान हो जाता है। तो बेसिकली ये तीन फील्ड में आप अपने आप को डिसाइड कीजिए कि आप इन तीन फील्ड्स में से किस तरफ जाने वाले हैं। अब ये आपको, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा तो टोटल सब्जेक्ट्स आने हैं, अगर आपका साइट इंजीनियरिंग होगा तो कुछ सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपका डिज़ाइन इंजीनियरिंग होगा तो कुछ सब्जेक्ट्स हैं। अब इसके अलावा एक लास्ट ऑप्शन होता है जो होता है आपका हायर एजुकेशन। अगर आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं या आपके पास फैसिलिटीज़ है या आपको अगर फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो अगर आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से हायर एजुकेशन ले रहे हैं जहां पढ़ाई होती है, जहां एग्ज़ाम सीरियसली होते हैं, ताकि वहां आप जब जाएंगे तो आप पीछे अगर कुछ नहीं भी पढ़े होंगे और आप वहां जब एडमिशन लेंगे तो वहां जब आप पढ़ेंगे तो आपके पीछे के कॉन्सेप्ट्स अपने आप क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि आगे जब आप पढ़ते हैं वो पीछे के बेसिक्स पे डिपेंड रहता है। तो पीछे का बेसिक्स आपका ऑटोमेटिकली उसको पढ़ते पढ़ते आपका क्लियर हो जाएगा। प्लस आपके पास वहाँ लेक्चरर्स अवेलेबल रहेंगे, फैकल्टीज़ रहेंगे, जो सब्जेक्ट आप जिनसे पढ़ रहे हैं उसमें जो डाउट होगा आप उनसे क्लियर कर सकते हैं।
तो हायर एजुकेशन जब लेंगे तो पीछे कुछ नहीं भी याद है तो वो आपको आगे याद आ जाएगा, वो आपकी वापस से जो तैयारी है वो सारी हो जाएगी। इसको एग्जाम्पल से समझिए कि जब जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा कर चुके होते हैं वो लैटरल एंट्री में एडमिशन लेते हैं बीटेक में, और जो स्टूडेंट 12th पास किए होते हैं वो भी बीटेक में एडमिशन लेते हैं। तो जो बीटेक का फर्स्ट ईयर होता है वो तो कॉमन सब्जेक्ट्स होता है, उसमें तो हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल्स और ये सारे सब्जेक्ट्स ही पढ़ते हैं। तो जब वो लोग सेकेंड ईयर में आते हैं, जब थर्ड सेमेस्टर में पहुंचते हैं, तब उन लोगों का डिपार्टमेंटल जो स्टडीज़ होता है वो कंप्यूटर साइंस वाले अपने डिपार्टमेंट का पढ़ते हैं, मैकेनिकल वाले अपना पढ़ते हैं, सिविल वाले अपना पढ़ते हैं। तो एक 12th पास स्टूडेंट जब बीटेक का फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुका होता है तो भी उसको सिविल इंजीनियरिंग का कुछ नहीं पता होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कुछ नहीं पता होता है, उसको कॉमन पता रहता है। तो जो डिप्लोमा के स्टूडेंट है, जो 10th करके या 12th करके 3 साल का डिप्लोमा कर चुके हैं, वो भी जब पास आउट हो गए हैं और अगर उनको कुछ भी नहीं याद है तो वो भी तो उसी स्टूडेंट के जैसे हो गए ना जो 12th करके फर्स्ट ईयर बीटेक का करके सेकेंड ईयर में जा चुका है। तो आप जब लेटरल एंट्री लेंगे सेकेंड ईयर में, डिप्लोमा वाले जो होंगे, तो वो जब सेकेंड ईयर में जाएंगे तो वहाँ जो पढ़ाई शुरू करेंगे वो एक तरह से उनका वापस से फ्रेश स्टार्ट होगा। फिर से वो जो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे अगले 3 साल में, वो सारे वही सब्जेक्ट्स होंगे जो वो यहाँ डिप्लोमा में पढ़ चुके हैं। बस उनको समझ में जल्दी आएगा जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनके कॉम्पेटिवली, क्योंकि वो कुछ तो पढ़ रखे हैं, जब वो बताया जाएगा तो दोबारा याद आ जाएगा, तो उनको कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी। तो ये वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप पास आउट स्टूडेंट्स को अब काम आने वाला है कि आपको अपना फील्ड जो है वो डिसाइड कर लेना है। इसमें से जो सब टॉपिक, जो सब इस फील्ड आपको सूट करता हो, आप उसके हिसाब से उन सब्जेक्ट्स की तैयारी शुरू कर दें। और अभी इंडिया में सबसे अच्छा चीज़ जो अभी हम लोगों के साथ हो रहा है वो ये है कि हम लोगों के पास यूट्यूब में लगभग सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। बहुत सारे फैकल्टीज़ है, n नंबर ऑफ फैकल्टीज़ है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है जो आपको अच्छे अच्छे लेक्चर्स प्रोवाइड करती है। आप उसमें से चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहें, चाहे आप उनका पैकेज लेके पढ़ना चाहें, आप जो भी करें, मगर आप यूट्यूब के थ्रू आप ये सारे लेक्चर्स को देख करके वापस आप अपने नॉलेज को ब्रशअप कर सकते हैं। तो आई होप कि आज के इस वीडियो में जो हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए हैं वो आप लोगों में से बहुत लोगों के काम आएंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट जिनका ये क्वेरीज था उनको उनके क्वेरीज का जवाब मिल गया होगा कि उनको अब आगे लाइफ में क्या प्लान करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और इस चैनल पे इसी तरह से आगे हम लोग और नए नए और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट जो आपके काम आते रहेंगे वो हम लोग लाते रहेंगे। थैंक यू।